प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरएसयू लखनऊ की ओर से आपका इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियोज में देखा, वैद्युत विभव और धारिता के जो टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो वैद्युत विभव के जो शुरुआत के जो टॉपिक्स थे और उसके जो प्रूफ वगैरह थे हम लोग देख चुके हैं। आज उसी चैप्टर में हम लोग धारिता, वैद्युत धारिता के विषय में कुछ मूलभूत जानकारियाँ, तथ्य, आधारभूत सिद्धांत और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं और प्रूफ हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और इस वीडियो को आप देखें और अपने जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं और तमाम जो कन्फ्यूजन उसको आप दूर करिए। देखिए विद्यार्थियों, मेरा मानना ये है कि जब तक आप एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, आप किसी भी विषय का हो, चाहे भौतिक हो, चाहे रसायन हो या गणित हो या हिंदी इंग्लिश हो, जब तक आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आप एक अच्छा प्रिपरेशन उसको नहीं माना जाता है। कितना भी आप किताबों को देखें, नोट्स को आप जब तक नहीं लिखते हैं अपने हाथ से, तो लिखने का अभ्यास करें, बार बार लिखें तो निश्चित रूप से जो है आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, जो तमाम जो कन्फ्यूजन होंगे विद्यार्थियों वो दूर होते जाएंगे। तो एक बार चलिए फिर से हम लोग अपने इस वीडियो में देखते हैं। इसके पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि हम लोग हमेशा पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या कंटेंट रखा हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। तो ये आपका इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का ये सिलेबस कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग स्थिर बदस्तीय में आ चुके हैं और इसमें 8 नंबर का मार्किंग होना है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो एक्चुअली धारिता का है। वैद्युत धारिता के विषय में जो मूलभूत तथ्य हैं, उसके जो डिफिनेशंस वगैरह हैं वो हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये टॉपिक है और ध्रुवण वगैरह है, परावर्तित पदार्थ है, ठीक है ना। और तो इस प्रकार से इतना चीज़ ये अभी अगले वीडियो में आएगा, वाले का जनरेटर, वो मेरे ख्याल से लास्ट थ्योरी का वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला तो आपको सबसे पहले धारिता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से आ रहा है। धारिता होती है संधारित्र की। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैपेसिटर। तो पहले आपको कोई कैपेसिटर क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं पहले, कैपेसिटर क्या होता है। तो संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जो कि बहुत करीब होते हों, उन पर विपरीत और बराबर आवेश होना है और एक प्लेट ज़मीन से जुड़ेगा। ये एक फंडामेंटल थ्योरी है, एक बहुत ही मूलभूत तथ्य है विद्यार्थियों। और इसके विषय में आप और थोड़ा गौर करें कि जैसे मान लीजिए एक प्लेट मैंने ये दिखा दी है, ये प्लेट आपका P1 फॉर्म में दिखाया गया है। ये दूसरी प्लेट ये है विद्यार्थियों, ये P2 फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है ना। और पहली प्लेट को हम बाहर से कोई आवेश देते हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है, मान लीजिए प्लस क्यू दिया हुआ है। तो और दूसरी प्लेट जो है इसको जोड़ देना है ज़मीन से, ग्राउंडेड। ये आपका GND है, भू संपर्कित करेंगे, ज़मीन से जोड़ना है। तो ऐसा करने पे जो है पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो सिस्टम है ये होता है कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है। और किसी भी संधारित्र की होती है धारिता। तो चेक कर लें फिर से एक बार, मैंने आपको बताया संधारित्र के विषय में। और संधारित्र की होती है धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर, C इक्वल टू Q अपॉन B, ठीक है ना। C इक्वल टू Q अपॉन B, ये एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है किसी भी संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का, ठीक है। हम लोग अभी और इसको आज का जो वीडियो है वो इसी पे आधारित है। हम लोग जो भी कैपेसिटर होता है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है, वो आज हमें यहाँ पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो उपयोग पहले देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर होता है। देखिए विद्यार्थियों, आपने कैपेसिटर अपने अपने घरों में कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। तो यूज चेक करने कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, वैज्ञानिक अध्ययन में
और प्रत्यावर्ती धारा में, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा की कंट्रोलिंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 मेन उपयोग होते हैं कैपेसिटर्स के। जैसे कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो जो घरों में जो पंखे लगे होते हैं या जो आपका एग्जॉस्ट फैन होता है, उसमें पीछे जो सर्किटिंग में एक कैपेसिटर का उपयोग अवश्य होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर का यूज इसमें होता है। कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से बना होता है जैसे घर में आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना। इसमें 2 ऐसे तार निकलते हैं इस प्रकार से, तो ये कैपेसिटर हो जाता है। और अगला टॉपिक जो है फैरेड का है। एक्चुअली फैरेड जो है मात्रक है धारिता का, ठीक है। फैरेड मात्रक है वैद्युत धारिता का। तो पहले हम लोग वैद्युत धारिता को फिर चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भी फॉर्मूला सी का, सी बराबर होता है Q/V, मतलब किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उस आवेश के कारण उत्पन्न विभवांतर का जो अनुपात होता है वो उस संधारित्र की धारिता सी कहलाती है। तो ये भी एक मेन प्रॉपर्टी है। जैसे आप प्रतिरोध देखते हैं या और भी जो तमाम भौतिक प्रॉपर्टी होती हैं, तो इसमें एक सी का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब सी को अगर नापना है, सी को मेजर करना है, तो एक पैरामीटर बनाया गया है विद्यार्थियों, एक पैमाना बनाया गया है और वो पैमाना होता है फैरेड, ठीक है। तो सी का जो मात्रक होगा क्या होगा, फैरेड। अगर यहाँ से आपको सी को डिफाइन करना है तो निश्चित रूप से आपको आवेश को 1 कूलाम और वोल्ट को 1 वोल्ट मानना पड़ेगा। ऐसा करने पे सी का मान जो है 1 फैरेड, 1 फैरेड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो डिफाइन की गई है 1 फैरेड के फॉर्म में। तो 1 फैरेड क्या होता है विद्यार्थियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द 1 फैरेड? 1 फैरेड या 1 फैरेड उस चालक की धारिता होती है जो कि 1 कूलाम का आवेश देने पर 1 वोल्ट में वृद्धि होती है विभव में, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्म डेफिनेशन है, इसको आप याद होना चाहिए। और याद करने के लिए जो इसका जो मंत्र है वो यही है कि आपको पहले सी का जो फार्मूला है Q/V ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ आवेश को 1 कूलाम, वोल्ट को 1 वोल्ट मान लेंगे, तो जो सी होगा 1 फैरेड हो जाएगा। फैरेड बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रक पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड भी होता है। माइक्रो फैरेड तो बहुत प्रचलित है विद्यार्थियों, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है पिको फैरेड और माइक्रो फैरेड जो है बहुत ही बेसिक यूनिट्स हैं। आपके न्यूमेरिकल्स में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये लिखा है माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होता है, ओके। और ऐसे ही 1 पिको फैरेड में 10⁻12 फैरेड होता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जब आप आंकिक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आंकिक प्रश्नों में आपका जो मान देगा धारिता का वो माइक्रो फैरेड में या फिर पिको फैरेड में देगा, तो इसको आपको चेंज कर लेना है फैरेड में, ठीक है। और इसके बाद देखें विद्यार्थियों, इसी कड़ी में परावर्तित पदार्थ के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। और परावर्तित पदार्थ का विशेष रोल होता है किसी भी कैपेसिटर में, संधारित्र में एक विशेष महत्व होता है किसी भी परावर्तित या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, ठीक है। तो परावर्तित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। विद्यार्थियों आप जानते हो कि जो है अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, चालन के अनुसार पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिनकी वजह से किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होती है। कुछ चालक या अचालक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ में या बहुत ही दृढ़ता के साथ में बंधे होते हैं। उन्हीं अचालकों को या कुछ चालकों को हम लोग यहाँ पे परावर्तित पदार्थ भी कर सकते हैं, ओके। और उसके अलावा जो अर्धचालक है, अर्धचालक भी यहाँ पे इस टॉपिक में परावर्तित में ही गिना जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनके अणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ में बंधे होंगे उनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक
सब्सटेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ नया आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल में जितने भी, ध्यान देंगे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल में कुछ नया नहीं है, बल्कि जितने भी कुचालक होते हैं, जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं, ये सभी अचालक पदार्थ जो है वो परावर्तित पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के रूप में आ जाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो कांच हो या मोम हो, अभ्रक हो, जर्मेनियम, ठीक है। और ये जितने भी पदार्थ दिखाए गए हैं, उसके अलावा कागज़ है, कपड़ा है, रुई है, मोम है, या फिर ऊन है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, ये सभी पदार्थ जो है परावर्तित पदार्थ में गिने जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स में या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इनकी गिनती की जानी है। अब देखें क्या होता है कि क्या, देखिए मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं कि जैसे आप एक कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, आपको एक संधारित्र बनाना है, तो एक प्लेट आपने लिया है P1, ओके, एक प्लेट आपने लिया है P2, दोनों ये धात्विक प्लेटें हैं, और दोनों प्लेट P1 को मैंने बाहर से प्लस Q आवेश प्रदान किया है, और P2 को जो है हमने जोड़ दिया है ज़मीन से, इसको जोड़ दिया है, ग्राउंड कर दिया है। तो ऐसा करने पे इन दोनों प्लेटों के बीच में एक धारिता उत्पन्न होती है, इसको C बराबर Q/B के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ओके। तो विद्यार्थियों C = Q/B के फॉर्म में दिखाया गया है। इस प्रकार का जो ये एक युग्म बनता है दो प्लेटों के माध्यम से, जो एक निकाय बनता है, उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र। अब यदि इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पे वायु है, क्या है, एयर, तो वो कोई बहुत अच्छा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा C के लिए। लेकिन यदि हम यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में एयर के स्थान पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर पुट करते हैं, तो निश्चित रूप से C की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में एक्सप्लेन करने को आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द कैपेसिटर, कि किसी भी संधारित्र में परावर्तित पदार्थों का क्या काम होता है। तो एक्चुअली निश्चित रूप से जो परावर्तित होते हैं, ये प्लेटों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उल्टी दिशा में ध्रुवित होते हैं, और जो B होता है, B के मान को कम कर देते हैं। अब B का मान एक्चुअली सीधा नहीं कम होता है, बल्कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है E कम होता है। अब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, E = B/D, मतलब E जो है वो V के प्रोपोर्शनल में है। अगर V बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो E का मान भी घट जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो निश्चित रूप से परावर्तित पदार्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर यहाँ पे अदा करते हैं। वो एक्चुअली जो परावर्तित पदार्थ होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को कम करते हैं, जिससे जो V होता है, विभव, वो कम हो जाता है, और विभव कम होने से निश्चित रूप से C बराबर होता है Q/V, ओके। क्योंकि V का मान कम हो गया है, अब V का मान कम होगा तो C का मान जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा। The value of capacitance of the capacitor is going to be enhanced, is going to be increased if we are going to decrease the potential difference between the two plates. तो विद्यार्थी ये तो आपका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हो गया है धारिता के विषय में। अब हम लोग पहला प्रूफ कैपेसिटर का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहला प्रूफ एक्चुअली ये विलगित गोली चालक की धारिता का है। तो इस टॉपिक पे आते हैं। तो पहले आपको ये समझ लेना है कि विलगित गोली चालक होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, वी हैव टू फाइंड आउट हेयर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र में निकालना है। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, इंग्लिश में कहते हैं इसको। और विलगित को हम लोग अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब एक ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के कांटेक्ट में ना हो, एक ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में ना हो। तो
ऐसा पदार्थ विलगित कहलाता है। तो डायग्राम में देखें आप, एक पदार्थ दिखाया गया है इसमें जो कि विलगित है। कुछ इस फॉर्म में दिखाया गया है, सर्किल के फॉर्म में, ठीक है ना। ये विलगित गोली चालक हो जाएगा। इसकी त्रिज्या मैंने आर मान ली है, रेडियस आर मान लिया है। बाहर से इसको मैंने धन आवेश दिया हुआ है, तो ये धन आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ध्यान देंगे, इफ़ वी आर गोइंग टू अप्लाई एनी चार्ज आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। ओके, तो ये आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। ये जो पृष्ठ है इसको हम लोग समविभव पृष्ठ के रूप में जानेंगे अब, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो एक समान रूप से स्थापित हो जाएगा। और मैंने ये मान लिया कि जो है ये जो विलगित गोली चालक है किसी के परावर्तित माध्यम में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, चूँकि आपने क्या किया है कि जो आवेशित गोली चालक के पृष्ठ के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा, और ये जो गोला है एक समविभव पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और जो भी आप विद्युत बल दिखाएंगे वो अंदर से बाहर की ओर, ऐसे आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए विद्यार्थियों, आपको कैसा भी प्रूफ करना हो, आपको सी निकालना है, तो सी निकालने का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला Q/B होता है। तो किसी भी प्रूफ में धारिता वाले में आपको पहले बी निकाल लेना होगा। बी का जो फॉर्मूला होता है वो E/D होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टॉपिक एक बार फिर देख लें, एक्चुअली यहाँ टॉपिक आपका है विलगित गोली चालक की धारिता। सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है Q/B होता है। मैंने आपको क्या बताया, आपको इसमें बी का मान मालूम होना चाहिए। बी का जो फॉर्मूला होता है वो E/D होता है। ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तब आप निश्चित रूप से विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ई का भी कड़ी है, ई का कड़ी डिपेंड करेगा केस के ऊपर। तो हमने देखा कि ये समविभव पृष्ठ बन चुका है, और जो भी विद्युत बल दिखाए हैं वो इस गोलीय पृष्ठ के बाहर आती ही प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब हमें यहाँ पे बी निकालना है, तो गोली चालक के पृष्ठ पर विभव निकाल लेना है। गोली चालक के पृष्ठ पे हम विभव निकालते हैं, बी बराबर 1/4πε0 के Q/R के फॉर्म में बन जाएगा। K का मतलब है माध्यम का परावर्तितांक, Q आवेश हो जाएगा, R का मतलब है गोली चालक की या गोले की त्रिज्या। बस इतना ही करना है विद्यार्थियों, आपको बी निकाल लेना। बी निकालने के बाद आपका अगला स्टेप सी का होगा। और चूँकि आप जानते हैं कि जो अगर बी पता है तो आप सी का मान भी निकाल सकते हैं, C = Q/B। जबकि गोली चालक की धारिता सी है तो C = Q/B। Q ऊपर हो जाएगा, बी का मान आप यहाँ से रख देंगे, इसमें यहाँ रख दिया जाएगा। ऐसा करने पे ये Q करे आएगा। और ये जो नीचे का स्टेप है विद्यार्थियों, नीचे का पूरा स्टेप जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे 4πε0 KR। यदि जो गोला है वायु निर्वात में स्थित है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो है K की वैल्यू 1 हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट केस है ये, वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। तो C = 4πε0 R फैरेड ये बन जाता है, या C = इतना, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है ये 9 × 10⁹, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि कई जगह इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये गौर करना है विद्यार्थियों की जो सी का जो मान निकल रहा है R/9 × 10⁹ फैरेड। अब यदि हम बात करते हैं पृथ्वी की, किसकी बात करें, पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत विशाल आइसोलेटेड कंडक्टर है, एक विलगित गोली चालक के रूप में है। और यदि हम यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या R, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन हमको उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 6.4 × 10⁶ मीटर, ये मान आप रखेंगे, प्लस में पावर है ये मान जब यहाँ पे रखते हैं R की वैल्यू,
तो ये जो सी की वैल्यू आती है लगभग 711 माइक्रो फैरेड। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन परिकल्पी भी आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसको हिंट कर दिया है। पृथ्वी की केस में आर की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 6.4 × 6 मीटर। वी आर की वैल्यू जब इसमें आप पुट कर देंगे तो ये सी की वैल्यू लगभग 711 माइक्रो फैरेड ये प्राप्त हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष है विद्यार्थियों, आपको याद कर लेना है, और आप इस केस से समझ गए होंगे कि जो किसी भी गोली चालक की जो धारिता होती है सी, वो उस चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है, सी प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया है, इसको आप विद्युत गोली चालक की धारिता इसको तैयार कर लेना है। अब अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूफ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये टॉपिक आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निरूपण करना है, और धारिता किस प्रकार से डिपेंड करती है, निर्भर करती है कारकों पर। तो कौन कौन से कारक हैं वो भी आपको दिखाना होगा विद्यार्थियों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अगला प्रूफ। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो एक बार फिर से मैं डायग्राम को बना देता हूँ, आपको भी कई बार प्रैक्टिस कर लेना है कि एक प्लेट आपने दिखा दिया P1, नो डाउट। जो यहाँ पे थ्योरी लिखी गई मैं उसी को यहाँ पे डायग्राम में बताता जा रहा हूँ विद्यार्थी, और इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। P1 P2 दो प्लेटें हो जाएंगी धातु की, प्रत्येक का क्षेत्रफल मैंने ए मान लिया है। ठीक है ना, और ये पहली प्लेट का एक पॉइंट मान लिया है, दूसरी प्लेट का एक पॉइंट मान लिया है। पहली प्लेट को हम लोग बाहर से जो है धन आवेश प्रदान करेंगे, दूसरी प्लेट जो है ये इसको आपको जोड़ देना है जमीन से, ग्राउंडेड। ओके, प्रत्येक का क्षेत्रफल मान लिया, दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उसका परिवर्तनांक के मान लिया है। क्या माध्यम का परिवर्तनांक है? के। अब आपको क्या करना है कि जब आपने धन आवेश प्लस क्यू यहाँ दिया हुआ है पहली प्लेट को, तो यह धन आवेश पूरी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है ना, और वैद्युत प्रेरण से P2 पर अंदर की ओर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। बाहर की ओर उत्पन्न होने वाला धन आवेश पृथ्वी से, जमीन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों प्लेटों पर P1 P2 पर एक समान किंतु विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग प्रूफ में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं थ्योरी रिपीट कर देता हूँ विद्यार्थियों, बहुत जल्दी जल्दी। दो समतल समांतर धातु की प्लेटों और उनके बीच के जो वैद्युत रोधी माध्यम मतलब परावर्तित माध्यम से बने निकाय को, संकाय को आपको समांतर प्लेट संधारित करना पड़ेगा। दो प्लेटें दिखाई गई हैं P1 P2 के फॉर्म में, धातु की हैं ये, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी मानी गई है, प्लेट का क्षेत्रफल ए माना गया है, दोनों के बीच का माध्यम के दिखाया गया है। P1 को प्लस क्यू आवेश दिखाया गया है, तो P2 पर प्रेरण से माइनस क्यू बन जाएगा। P2 जमीन से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से दोनों प्लेटों पे एक समान किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आपको प्रत्येक प्लेट पे आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है। ये सिग्मा बना है, ध्यान देंगे, दिस इज द सिग्मा, और सिग्मा होता है Q/A। ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश वाले पार्ट में दिखाया गया है कि जो सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व वो Q/A होता है। तो यहाँ शुरुआत होनी है। और देखें विद्यार्थियों, एक फॉर्मूला आपको और ध्यान देना है कि प्लेटों के बीच का जो प्लेटों के बीच जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालने को आप पूछा जाएगा तो E= होता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब K का मतलब आप फिर समझ लें कि माध्यम का परावर्तनांक है। ये भी प्रूफ पिछले चैप्टर्स में दिखाए गए हैं। अब आपको सिग्मा की वैल्यू यहाँ देखिए, सिग्मा ऊपर लिखा है तो सिग्मा की वैल्यू आपको ऊपर से ले लेना है Q/A। तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो ये आपको मिल जाता है E= सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ये बन गया है। और मैंने आपको पीछे रिमाइंड कराया था कि अगर आपको C निकालना है तो C निकालने के लिए पहले वैद्युत विभव, और विभव निकालने के लिए पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
निकालना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से ई का मान निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया जाएगा, ठीक है ना। अब यदि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर v है तो ई निकाल लेना है v/d फॉर्मूले से, ठीक है। ई का जो फॉर्मूला है v/d के फॉर्म में जाएगा तो v बराबर × d बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपको ये v का मान यहाँ पुट कर देना है, या फिर ये कहें कि v का मान यहाँ से निकालने पहले v का हो जाएगा QD/K/0a। क्या किया है, क्या केवल यहाँ पे e का मान यहाँ से रख दिया है, ठीक है ना। अब आपको फाइनली निकालनी है धारिता C की वैल्यू। वी हैव टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ एनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्रकार की संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब V का मान बिठाते हैं, ये मान जो ऊपर दिखाया गया है इसमें, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र का निगमन है, और ये निगमन आपका बोर्ड के पेपर में 2020 में, मतलब इस साल 2020 में XU 346 आपका संकेतांक होता है, विषय कोड 151, और ये XU सेट में 5 नंबर में पूछा गया है। ये जो प्रूफ आप देख पाते हैं, ठीक है। और साथ में एक प्रूफ के साथ में क्वेश्चन भी जोड़ा हुआ था कि अगर C का मान कैसे बदलेगा अगर D इतना कर दें और क्षेत्रफल इतना घटा बढ़ा दें, तो इसके हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है। तो हम लोग पहले इसके निष्कर्ष चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों कि क्या क्या निष्कर्ष यहाँ पे बन रहे हैं। जो फार्मूला हम लोग यहाँ देख पाते हैं C का K/0a/d, तो इसके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष पे ध्यान देना है, और निष्कर्ष में देखिए C बराबर चूँकि निकलता है K A इतना इतना, तो C जो है डिपेंड करता है K पर, पहला कारक। मतलब C जो होगा वो दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम के परावर्तांक पर निर्भर करेगा। C जो है डिपेंड करता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारिता भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर क्षेत्रफल कम है तो निश्चित रूप से धारिता का मान भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ निष्कर्ष हैं। एक और निष्कर्ष देखिए विद्यार्थी, नीचे दिखाया गया है, एक्चुअली ये नीचे D के फॉर्म में दिखाया गया है। तो 3 निष्कर्ष बन जाएंगे। पहला निष्कर्ष मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। C जो होगा वो डिपेंड करेगा K के ऊपर, C का मान डिपेंड करेगा A के ऊपर। ये दोनों समानुपाती है, दोनों बढ़ेंगे तो ये C का मान बढ़ा देगा। और जो लास्ट है वो C प्रोपोर्शनल 1/d दिया है, मतलब C जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। D ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, D का मतलब है दोनों प्लेटें P1 P2 के बीच का सेपरेशन, गैपिंग कितना है। तो ये कुछ कारक हैं जिस पे C का मान डिपेंड करता है, ये आपको याद कर लेना है। ये प्रूफ आपका ये हो जाएगा महत्वपूर्ण। और उसके बाद देखिए प्रूफ, देखिए वही जो निष्कर्ष मैं पीछे बात कर रहा था, तो वही निष्कर्ष यहाँ एक्सप्लेन किया गया है विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से निष्कर्ष यहाँ बताए गए हैं, तो उसके किसी फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा। स्पष्ट है कि जो C का मान होगा वो इन दिखाए गए कारकों पर डिपेंड करता है। पहला क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, कि मतलब अगर देखिए डायग्राम है, डायग्राम को भी आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपका पहला प्लेट P1 है, ये P2 है, दिस इज द P1 प्लेट, दिस इज द प्लेट नंबर P2। यहाँ पे आपको धनावेश देना है, ये धनावेश फैल जाएगा, दूसरी पे -Q आ जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, और प्लेटों की गैपिंग जो है वो d है। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से C का मान बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो C का मान घट जाएगा। दूरी कम है C बढ़ेगा, ठीक है ना। प्लेटों के बीच की दूरी पर दूरी कम है तो C का मान बढ़ जाएगा, और दूरी ज़्यादा है तो C का मान कम हो जाएगा। माध्यम पे देखिए, माध्यम अगर कोई अच्छा माध्यम रखा जाता है इसके बीच में तो निश्चित रूप से C का मान बढ़ेगा। तो आपको कोशिश करना है कि जो माध्यम हो वो परावर्तित माध्यम कोई अच्छा माध्यम होना चाहिए। मतलब दोनों प्लेटों के बीच में आपको कांच, अभ्रक, मोम
रुई, कपड़ा, इस प्रकार से कुछ न कुछ रख देना है। ठीक है। और इस प्रकार से अगर दोनों प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात है तो की का मान 1 हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष C=E/D बन जाता है। तो एक देखिए परावर्तांक की परिभाषा भी कभी कभी डिफाइन करने को आती है, तो यहाँ से आप परावर्तांक की परिभाषा को भी डिफाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि आपने देखिए एक फॉर्मूला ये निकाल दिया है C0 का, y के लिए ये एक फॉर्मूला आपने ऊपर C का दिखाया था k के टर्म्स में। अगर दोनों को भाग कर लेते हैं तो ये C/C0 k हो जाता है। मतलब C बराबर C0 × k। मतलब यदि हम प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु के स्थान पे परावर्त माध्यम भरते हैं तो निश्चित रूप से जो धारिता होती है वो k गुना एनहांस कर जाती है, बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी ये आपका एक प्रूफ तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। अगला नंबर है प्रूफ का, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रूफ इसी के अगली कड़ी में है एक्चुअली, थोड़ा इसको भी ध्यान देना है। ये भी प्रूफ महत्वपूर्ण है, कभी कभी ये भी बोर्ड में आ जाता है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है विद्यार्थियों की क्या है इसका क्वेश्चन पहले देख लें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन प्राप्त करना है, जबकि प्लेटों के बीच कोई परावर्तित माध्यम आंशिक रूप से रखा गया हो। कैसे? पार्शियली, नॉट कंप्लीटली फिल्ड बट इट इज़ फिल्ड पार्शियली। तो एक और फॉर्म दिखाया गया है, T मोटाई और K परावर्तांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है ना? तो आप सभी तैयार हैं विद्यार्थियों अपने अगले इस प्रूफ के लिए? तो चलते हैं अपने प्रूफ पर। वी हैव टू चेक द कैपेसिटेंस, we have to check the capacity of parallel plate capacitor when it is partially filled with any electric substance या dielectric substance। तो ये हो जाएगा। एक बार फिर से आप थ्योरी समझ लेंगे। थ्योरी में फिर से देखें, डायग्राम को मैं मेंशन करता हूँ पहले। दो प्लेटें दिखाई गई हैं सिंपल डायग्राम में, एक प्लेट P1 के फॉर्म में, दूसरी प्लेट P2 के फॉर्म में। फिर से इसको हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ से दे दिया है, यह धनावेश यहाँ फैल जाएगा, P2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू द अर्थिंग। ठीक है ना? अब देखिए विद्यार्थियों, मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना। डायग्राम में आप ध्यान दें कि पहले तो आपको ये समझना कि दो प्लेटें दिखाई गई हैं P1 और P2 के फॉर्म में। इस पे धनावेश आ गया है, इस पर ऋण आवेश आ गया है। ऋण आवेश आया है ड्यू टू द ग्राउंड पोजीशन ऑफ द वायर। इनकी बेस का जो सेपरेशन है D है। ठीक है। अब देखें विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि T मोटाई का कोई परावर्तित पदार्थ, ये जो एक परावर्तित पदार्थ बीच में डाल दिया गया है, इसकी मोटाई कितनी है? T है, थिकनेस इस फॉर्म में से दिखाया गया है। ठीक है ना? और जो परावर्तित माध्यम है, पदार्थ है, उसका परावर्तांक कितना माना गया है? K, पहली चीज। अब इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में जो आपको ये खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, ये और ये इतना, मतलब इस परावर्तित माध्यम के बाईं ओर और दाईं ओर जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है स्थान, वहाँ पे होगा वायु। ध्यान देना है। जो आपका खाली स्थान कितना बचेगा, क्योंकि T मोटाई में तो आपका परावर्तित माध्यम हो गया है, तो बाकी जो बचेगा, बाकी कितना बचेगा? बाकी जो आपका बचना है वो है D - T। ओके, तो D - T स्थान में जो है आपका क्या होगा? एयर होगा, वायु होगा। ओके, तो D - T स्थान पे क्या बन जाएगा? एयर। और जो K परावर्तक माध्यम, उसका स्पेस कितना होगा दोनों प्लेट के बीच में? स्मॉल t। बस ये आपको याद रखना है। और बाकी प्रूफ का जो लैंग्वेज है आप फिर से यहाँ से चेक कर लेंगे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं इसको पढ़ें। जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, इसको आपको गौर कर लेना विद्यार्थियों कि
जो चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है वो चीज़ में लिखा हुआ है। दोनों प्लेटें दिखाई गई हैं, इनकी डिस्टेंस सेपरेशन हो जाएगा। क्षेत्रफल ए दिखाया गया है। टी मोटाई का कोई माध्यम भरा हुआ है। डी माइनस टी मोटाई में वाई हो जाएगा और टी मोटाई में परावर्तित माध्यम हो जाएगा। P1 पर प्लस क्यू आवेश, P2 पर माइनस क्यू आवेश। इतना होने के बाद अब आपको वाई में निकालना है ई की वैल्यू, वायु क्षेत्र की तीव्रता। वायु का मतलब है कि के का मान 1 हो जाएगा, ध्यान देंगे। वायु का मतलब के की वैल्यू 1 होगी, तो ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। फॉर्मूला है ये, इसमें के को नहीं दिखाना है। ये हो गया। और यदि मान लीजिए परावर्तित माध्यम में ये निकालना है तो के नीचे दिखा देना है। इसी फॉर्मूले में के नीचे आ जाएगा। ओके। अब आपको मानना है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है v है, मैंने ये मान लिया है कि जो दोनों प्लेटें हैं उन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो v है। ओके, मतलब ये दोनों प्लेटें आप देख पाते हैं और दोनों प्लेटों के बीच, मतलब ये प्लेट P1, ये प्लेट P2, इसके बीच का विभवांतर कितना बन जाना है, v। तो v निकालना है तो v आपको दो तरह से निकालना है। पहला ये जो वायु के लिए, दूसरा परावर्तित माध्यम के लिए। दो तरह के विभवांतर बनाने हैं। एक जो ये आपका बीच में स्पेस परावर्तित माध्यम का है। ये जो मैं लाल कर रहा हूँ विद्यार्थी, ये एक्चुअली कांच, कपड़ा, अभ्रक, मोम, रुई, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, एबोनाइड, कुछ भी यहाँ रख दीजिए, क्योंकि आपको मालूम चाहिए किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी तभी बढ़ती है जब उनके प्लेटों के बीच में कोई परावर्तित माध्यम भरा जाता है। आप घर में कभी भी थोड़ा ये अनुभव कर लें कि जो आपका कैपेसिटर, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप कभी कभी कपड़े में भिगोया हुआ तेल है ना, वो चीज़ दे सकते हैं। वो इसीलिए ताकि इसका जो है सी का मान बढ़ जाए। तो देखें, ये वी निकालना है। वी दो प्रकार से बनना है, एक वायु के लिए, दूसरा माध्यम के लिए। तो ये जो लिखा है, अब देखिए वी का फॉर्मूला होता है इंटू डी। जो विभव का फॉर्मूला है वो वी इंटू डी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। तो पहले वायु के लिए दिखाया गया है और वायु का स्थान कितना है वो दिखा देंगे और ई नॉट दिखा देंगे। और फिर ई इंटू टी दिखाया गया है जो कि परावर्तित माध्यम के लिए है। ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट दोनों, ई नॉट और ई दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द ई नॉट एंड दिस इज द ई। कॉमन निकल आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इतना चीज़ बचेगा अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने v का मान निकाल लिया है। और v का मान निकालने के बाद अब आपको c निकालना है विद्यार्थियों। मैंने आपको चेन पहले ही बताई थी कि अगर आपको c निकालना है तो निश्चित रूप से c इक्वल टू क्यू अपॉन वी से निकाला जाएगा। तो यहाँ भी धारिता में निकालनी है तो क्यू अपॉन सी की वी की वैल्यू देखिए यहाँ पीछे से जो निकाला गया वो डाल दिया गया है। ये ऐसा करने पे क्यू और एक क्यू आपस में कट जाएगा और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो नीचे से चला जाएगा ऊपर की ओर, ये लिखा हुआ है। ओके, इतना फैरेड। अब आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों की जो के का मान है एक परावर्तित मान होता है और के का मान हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है। के का मान हमेशा एक से बड़ा होगा। और देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप के का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो तो सी बढ़ाएगा ही क्योंकि फॉर्मूला है। इसके अलावा जब आप प्लेटों के बीच में कोई माध्यम, परावर्तित माध्यम भरते हैं यहाँ पे डी स्पेस में, तो वो स्थान भी कुछ कम हो जाता है, डी का मान भी कुछ कम हो जाता है और डी का मान कम होने से भी जो सी का मान बढ़ जाएगा। तो ये आपको चेन याद कर लेनी है, ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको कुछ स्थितियाँ लगा देनी है विद्यार्थियों, कुछ कंडीशंस, कुछ केस, स्पेशल केसेस। और स्पेशल केसेस लगना है किसके लिए, स्पेशल केस लगाना है हमको सी के लिए। जो आपका फॉर्मूला यहाँ से ये निकाला गया है इस टर्म्स में, आपको यहाँ पर केस लगाना है। यदि पहला केस दिखाते हैं उसमें
प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावर्तित माध्यम भरा हो। प्लेटों के बीच यदि आप पूरे स्थान में कोई परावर्तित माध्यम अगर भरते हैं तो निश्चित रूप से टी का मान जो है डी के बराबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि टी का मतलब है थिकनेस, और वो थिकनेस पूरी फैल जाएगी, फैल के जो है दोनों प्लेटों के बीच के स्थान को पूरा ढक लेगा। तो ऐसा करने पे अगर टी आप डी के बराबर दिखाते हैं विद्यार्थियों, तो ये मान जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ये मान यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि डी और टी दोनों आपस में बराबर हैं, और बचेगा केवल डी अपॉन टी अपॉन के है तो डी अपॉन के हो जाएगा ये। तो ये जो फॉर्मूला देखते हैं सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको देख के आपको कुछ याद आता होगा। इसके ठीक पहले जो टॉपिक हुआ था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक निकालना होता, तो यही फॉर्मूला था ये, ठीक है ना। अगले केस पे आ जाएं। अगला केस विद्यार्थियों ध्यान देना है, स्थितियाँ आपकी चल रही हैं तमाम। तो अगला जो केस बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है कि यदि प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में वायु अथवा निर्वात हो। ओके, पूरे स्थान में हम लोग वायु अथवा निर्वात की अगर कल्पना करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से जो मोटाई थी परावर्तित माध्यम की, टी का मान 0 हो जाएगा। पूरा माध्यम वायु निर्वात का, तो टी का मान कितना हो गया, 0। तो ये चीज़ यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो ये निष्कर्ष देता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं करना है विद्यार्थियों। अभी आपने ऊपर देखा कि समांतर प्लेट